यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट पे खाने चला गया, डोसा उसने ऑर्डर किया, 2 डोसे खाए उसने, एक डोसे का बिल 40 रुपए और एक डोसे का बिल 50 रुपए। उसने कहा अरे ये क्या तमाशा, वैसा ही डोसा है, वही रेस्टोरेंट है, वही मैं खाने वाला हूँ, एक डोसे का 40 दे दिया तुमने, एक डोसे का 50। बोला जी पहले के बाद जब दूसरा डोसा है तो मैं क्या इसका भाव बढ़ गया था, इस बार दूसरा डोसा बढ़ता। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि जमीन गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय लोगों का तो बताए। एक तो ये कि जो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष आपके समक्ष जो कर रही है, 18 तारीख को जींद में उसका आयोजन कर रहे हैं। दूसरा सबने अपने अपने इश्यूज रखे हैं और जन जागरण जो पार्टी का चल रहा है, सभी विधायकों को कहा भी अपने अपने हलकों में जन जागरण प्रोग्राम करें और आपका इसमें कमिंग सेशन आने के बाद उसकी ड्यूरेशन पे कितने दिन की है, हो सकता है ये एक स्पेशल सेशन बुलाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बुलाएंगे तो वाइस प्रेसिडेंट समय देगा तो एक दिन के लिए वो आएंगे, लेकिन सेशन को पूरा समय मिलना चाहिए। बाकी साथियों ने अपने अपने कहे, उन्होंने कहा कि हम जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्वेश्चन डालेंगे, कॉल अटेंशन डालेंगे। सभी साथियों ने कहा भाई कॉल अटेंशन कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 साथी डालें ताकि सबको बोलने का जो इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनको उठाने का मौका मिले। बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 हो गया है और जो युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि भाई 75% हम बोलेंगे, और जो स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के उसमें रख दिया, 15 साल से घटा के। अरे 80% महाराष्ट्र में भी है, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो 15 साल भर को मिलता है। किसी भी स्टेट में देखो, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में 5 साल वाले को स्टेट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जिसको हम पहले डोमिसाइल कहते थे। सुप्रीम कोर्ट के अब डोमिसाइल तो देश के लिए हो गया, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी है जो इन्होंने रिजर्वेशन रखी है 75%। नौकरियां बढ़ाई कहाँ है, किसको नौकरियां मिली हैं? अभी 2021 में कोई 180 SDO सिलेक्ट हुए इलेक्ट्रिकल, उसमें से केवल 22 हरियाणा के हैं। ये निकाल के ये देखो, मैं तो आपकी खबरों से पढ़ता हूँ। SDO इलेक्ट्रिकल के 180 पदों की भर्ती में हरियाणा के कुल 22 ही हुआ, और उससे पहले हुए थे 80 में से 2। तो कहाँ जाएंगे हरियाणा के? 80 की भर्ती में से केवल 2 प्रदेश के। तो ये युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ है। हमारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने इंजीनियर हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी और उनको आंखों में धूल झोंकने के लिए कह रहे 75% कर दिया और रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट 5 साल का कर दिया। तो ये उनको धोखा देने किसी भी स्टेट में नहीं है, ये इनको वापस करना चाहिए। अगर हरियाणा के लोग बच्चों का जो भविष्य देखना है तो 15 साल ही रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। 5 साल का कोई हरियाणा के स्कूलों को फायदा नहीं होगा इसमें। और आप देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। क्यों? ये तो और तो नौकरियां छोड़ो, सरकारी नौकरियां जो 2014 में सरकारी जो थे एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के 4 लाख थे, आज घटकर 2,80,000 हो गए। और घटाने पर है, बढ़ाने का काम नहीं। इतनी पोस्टें खाली है, हर साल 2.5 लाख लोग बेरोजगार और बढ़ रहे हैं, लेकिन 4% को ही रोजगार मिल रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं तो यहाँ तक इंडस्ट्री का तो पलायन हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पे, और किसान का वह है। हमारे समय में एक कर्मचारी 31 लोगों पर का भार था और अब 95। इतना मतलब कटौती होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई
लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घट गया, इसी वास्ते भ्रष्टाचार बढ़ गया, चरम सीमा पर है। एक कोई मतलब जो जिसके कोई नहीं होता, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी कुछ बनाते हैं। और मैं तो आखिर में एक ही बात कहूँगा, बाकी आपके सवालों की इंतजार करूँगा तो पूछेंगे। सब कुछ खत्म करने में लगे हैं, नौकरी, व्यापार, जंगल देख रहे हैं आप, अरावली को भी खत्म कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं आजाद। जंगल, पहाड़ और नदी, जो हमने जो नहर खोदी थी, ये दादूपुर नलवी नहर, कृषि, भाईचारा, कानून व्यवस्था और संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज की वो कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शांति और सुरक्षा, सब कुछ खत्म करने पे लगे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अरे भाई कुछ तो छोड़ दो, हरियाणा में कुछ तो छोड़ दो। तो ये आज परिस्थिति हो गई, आज कानून व्यवस्था से लेकर अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो राष्ट्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया, महिला पहलवान, उसको किस तरह से गोली, उसकी माँ, उसके भाई को भी, उसकी माँ को भी रोज ऐसे हो रहे, मतलब किसी को अदालतों में गोलियां चल रही है, किसी को लगता ही नहीं है हरियाणा में सरकार है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। पेपर लीक में देख लो, बेरोजगारी के हिसाब में पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो चुके, मेरे को समझ में नहीं आता क्या सरकार को क्या संकोच है, किसको बचाना चाहते हैं ये रोज इतने ऐसा कमीशन के और उसके घोटाले बाहर आ रहे हैं, मतलब परचून की तरह नौकरियां बिक रही है। तो पेपर लीक की सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या संकोच है, जो हमारी शुरू से मांग है, असेंबली में जोर से रखा हमने, और फिर विधानसभा का जो आएगा उसमें भी हम जोर से रखेंगे इस बात को, पेपर लीक का मामला वो करें। महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब आदमी का तो जीवन दुर्लभ हो गया है। क्यों? खासतौर पर हरियाणा में आप देखो, पहले हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल था हमारे टाइम में, अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में। आज हरियाणा में पंजाब से भी महंगा है डीजल, हिमाचल से भी महंगा, चंडीगढ़ से भी महंगा हरियाणा में। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट पे खाने चला गया, डोसा उसने ऑर्डर किया, 2 डोसे खाए उसने, एक डोसे का बिल 40 रुपए और एक डोसे का बिल 50 रुपए। तो उसने कहा अरे ये क्या तमाशा, वैसा ही डोसा है, वही रेस्टोरेंट है, वही मैं खाने वाला हूँ, एक डोसे का 40 दे दिया तुमने, एक डोसे का 50। बोला जी पहले के बाद जब दूसरा डोसा है तो गैस का भाव बढ़ गया था, इस बार दूसरा डोसा। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जमीन गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय लोगों का तो ये इनके कोई सा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, ये है बीजेपी जेजेपी का कि एक एक दाना खरीद करेंगे हम एमएसपी पे, एक एक दाना खरीद गया संस्था। तो क्या बाजरे में क्या हुआ, बाजरे में 600 इन्होंने भावतर रखा और बाजरा बिका 800-900, वैसे भाव उसका 2250 एमएसपी नहीं मिला। और ये कोई वो बात नहीं, आपके अखबारों की मैं इतनी ढेर सारी वो दे सकता हूँ कटिंग, जिसमें ये है बाजरा का नहीं मिला। इसी प्रकार से धान की ये देखो, पीआर नहीं बिका तो गांव बड़ौली के किसान आत्महत्या की चेतावनी तक दे रहे हैं, और कहीं मंडी बंद कर रहे हैं, कहीं ताला लगा रहे हैं, और इन्हें ऑल ऑफ सडन खरीद बंद कर दी और एमएसपी नहीं दे रहे उसकी। और धान खरीद में आज से 2 साल पहले भी कहा घोटाला हुआ कि हम जांच कराएंगे, उसकी जांच की रिपोर्ट कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जो जांच की बात कही, जांच इस साल भी बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ है। यूपी की आई है, यूपी की धान आई है। हाँ, मतलब जिस प्रकार से घोटाला किया, यहाँ के खरीदार तो, यहाँ के किसान को तो धान खरीदा नहीं, बाहर से खरीदते हैं। और ये भी कमाल की बात है, 1960 रुपए
जो MSP है उसकी रसीद उतनी ही कटती है, लेकिन किसान पर कटौती लगती है। वो कटौती का पैसा कहाँ जाता है मॉइस्चर के नाम का, लेकिन FCI और वहाँ से तो 1960 पेमेंट हो रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और किसान को हर चीज़ का परेशानी देख रहा है। अब ये रोज बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कभी किसी मंत्री का कभी किसी का, कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। तो मेरा एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है? क्यों अखबार वाले फोटो देते होंगे? एक एक कट्टे के लिए सुबह से बैठती हैं, शाम तक जाती हैं। कमी नहीं है तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं हमारी बहन बेटियां लाइन में खड़ी हों। कोरोना आया, महामारी थी, सबने लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई खाली जगह जितनी है वो जगहें भरी गई क्या? कोई बेड बढ़ाया गया क्या? अभी ये डेंगू आया, मतलब बहुत सारे अस्पताल तो ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहाँ डेंगू की जो मशीन टेस्ट करती है ना, प्लेटलेट्स की सेपरेट करती है, वही अवेलेबल नहीं है। डेंगू टेस्ट का पूरा किट अवेलेबल नहीं है और लोगों को बेड में मिलने में परेशानियाँ हैं, बेड भी नहीं मिल रहे, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो कोई सारी इनकी हेल्थ वो है नहीं और इनकी सरकार की लापरवाही इस बात से नजर आती है। 2021 और इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेटों को दिए हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब को 400 करोड़ और हिमाचल को शायद 80 करोड़ के करीब दिया है, लेकिन 98 करोड़, लेकिन हरियाणा को एक पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लेम ही नहीं रखा। इससे ज़्यादा निष्क्रिय इग्नोरेंस या आप कहते हैं इनएक्टिवनेस किसी का सरकार की मैंने देखी नहीं है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं इंप्रूव नहीं किया। कोई नया अस्पताल 7 साल में नहीं बनाया, कोई नए बेड नहीं बताए ये कोरोना के बाद, जबकि हम बार बार कह रहे हैं भाई अभी तीसरी वेव का भी कोई वो नहीं है। हालांकि देखो भगवान ठीक करे, ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकंड वेव में तो बहुत ज़्यादा डेथ्स गई। और चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा था, जब हमने कहा भाई जो ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में डेथ हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हुई। फिर उन्होंने हमारे को अश्योर किया था कि मैं हाई लेवल ऑफिसर कमेटी बनाऊंगा और वो हर जिले पे जाके देखेंगे। लेकिन अब तक वो कमेटी नहीं बनी। अब तो डेंगू भी आ गया, कोई कमेटी नहीं बनी। इस वास्ते ये आपके सामने है। इसी वास्ते आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है 2021 की जो 9 सितंबर को रैंकिंग आई है, हमारी एक यूनिवर्सिटी के सिवाय पहली 100 में नहीं है पूरे देश में, एक्सेप्ट ये MDU 76वें नंबर पे है और बाकी ये कुरुक्षेत्र 119वें स्थान पे होगी, जो मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में से ये वो आपके सामने है। आज ध्यान देना चाहिए इनको। 34,000 तो टीचर्स की वैकेंसी हैं और प्रदेश में 50% ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं, 50% से भी ऊपर हुई जहाँ हेड नहीं है, कहीं हेड मास्टर नहीं है या प्रिंसिपल नहीं है या वो नहीं है। ये स्थिति है इसमें, इसकी जो विदाउट हेड है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई। शिक्षा भर्ती करो। परवाने जी आ गए? अच्छा है, तो ये आपके सामने है। और जो इन कंसल्टेंस विद UGC गाइडलाइंस और जो सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी है, उन इन कंसल्टेंस उनके करना चाहिए, ना कि उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म करें। और ये सब आप देख रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉइज और जो भी हैं बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, सबका इसमें रिएक्शन है। तो ये कोई ठीक फैसला नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह, तुरंत इसको वापस ले। एक तो जो अभी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के बारे में कहा कि भाई HPSC और HSS कमीशन सिलेक्ट करेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म करने का एक कदम होगा, जो कि शिक्षा के हित में नहीं है। और ना ही
नई शिक्षा के जो शिक्षा नीति है केंद्र की उसके अनुसार है ये, ना ही यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार है, ना ही जो आपने यूनिवर्सिटी के रूल्स बनाए हुए हैं उसके अनुसार नहीं है। सब यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये तो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। ये पॉलिसी तो बात करती है ऑटोनॉमी कॉलेजेस को देने की, और ये यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनॉमी ख़त्म करने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। उसके अलावा आप यूजीसी की गाइडलाइंस देखें, ये गाइडलाइंस है यूजीसी की, उसमें साफ प्रोविज़न है कि क्या कैसे सिलेक्शन होगी, किस पोस्ट के लिए क्या होगा। शॉर्ट टाइटल है एप्लीकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर प्रोफेसर के लिए क्या होगी, इसके अलावा क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, नोटिफिकेशन हुआ है, सिलेक्शन कमेटी क्या है, सिलेक्शन कमेटी एग्जेक्ट जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जेक्टिव काउंसिल होती है वो तय करती है, और उसमें कौन कौन होना चाहिए। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटीज एंड गाइडलाइंस ऑन सिलेक्शन प्रोसीजर यूजीसी का है, उसमें कौन कौन होंगे उसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन कमेटी फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी शैल कंसिस्ट ऑफ वाइस चांसलर और इज नॉमिनी and accommodation not below the rank of professor to be nominated by the visitor or vice chancellor. 3 experts in subject concerned nominated by vice chancellor out of the panel names. Dean of the faculty concerned, head chairperson of department and academician representing SC, ST, OBC जो भी है, मतलब बाकायदा हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन कमेटी यूजीसी ने दी हुई है। आपको याद होगा पिछली विधानसभा में ये सवाल जब नकल का आया था, नकल के खिलाफ कानून, उस टाइम एक मिनट, तो उस समय ये कहा गया, मैंने सवाल उठाया था भाई ये तो फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खराब करेगा, जब यूनिवर्सिटी भी लागू करने की बात कही तो उस टाइम, और मैंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन और ये जो है वो तो वो लेने की बात होगी, वो ऑटोनॉमी खत्म करेगी यूनिवर्सिटी। उस टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नॉट लेस देन चीफ मिनिस्टर उन्होंने अश्योर किया था कि HS कमीशन और ये यूनिवर्सिटी में नहीं हम करेंगे, और उसका बाकायदा असेंबली की प्रोसीजर का टेप है मेरे पास। सुना दे भाई, कहाँ गया चले क्या चीज अडॉप्ट करेगी, ये आपका ऐसी बात नहीं है। ऑटोनॉमी अडॉप्ट करेगी तो व्हाई वी इंटरफियर? नहीं, अगर एग्जाम में उनकी नियुक्तियों में एग्जाम में कोई नकल होती है और इस प्रकार का तो फ्रॉड होता है, उसके पर लागू होगा क्यों नहीं होगा? आप ये होगा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिलेक्शन HSS भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो तो उनके अपने एग्जाम जो होते हैं उसको एग्जाम खुद का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एश्योरेंस है। ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला होगा जो शिक्षा पर बड़ा भारी उल्टा प्रभाव डालने वाला। केंद्र सरकार का ये कहना है कि पराली का इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल जिस तरह से पंजाब और हरियाणा को हर बार जिम्मेदार ठहरा देते हैं, किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए उनको? भाई जो राजनीति सिर्फ दूसरों में खोट निकाल के करते हो और अपने ना देखते होंगे क्या इलाज? जब केंद्र सरकार ये कह रही है 10% पानी, लेकिन 10% भी नहीं है, 4 मैं 4 से 5, 6 मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। ये भी एक कारण है, लेकिन और बहुत सारे कारण हैं। इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतना तेल फूकता है, इतनी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, और मतलब जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, बहुत सारे हैं। खाली किसान को दोष देना वो गलत है, और तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, लेकिन एक उसमें कारण है, उसका जो निदान है
उसका समाधान भी मैंने बताया है। वो तो MSP करके खरीदना चाहिए सरकार को। हुड्डा साहब, सदुपयोग लेना चाहिए। ये बात कि पराली किसी काम नहीं आती है, पराली पावर प्लांट्स में आती है और जगह 100 जगह काम आ सकती है। तो हम हर बार ये कहते हैं भाई, जिस तरह और फसल का भाव है, किसान के पास क्या ऑप्शन है, किसान क्या करेगा, उसके पास तो जगह नहीं स्टोर करने के लिए जाएगा। तो इसका सरकार की जिम्मेवारी है MSP फिक्स करके पराली की खरीद करे और उसका सदुपयोग करे। कहीं बिजली बनाने में काम ले, कहीं बायोगैस बनाने में काम ले, तो ये आ सकता है, इसका बहुत सारे यूज में आ सकती है, जो उसमें करना चाहिए।